मॉर्निंग शोज थे। अभी आप बोलेगा, जितना भी बोलेगा हम कमीशन को तिक करेगा, रोबस्ट एसओपी बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, दैट इट ऑल रिमेन्स अ डायलॉग। एक एक पोस्ट को 60 लाख में खरीदा जा रहा है। यहाँ पे एग्जामिनेशन को चांदनी होटल में मल्टीपल टाइम लिखा जा रहा है। पिताजी भी उतरा है, अभी बेटा भी उतरा है। तो इनफैक्ट मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी का कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा था कि पर वोटर को लास्ट मोमेंट में 3.5 लाख तक भी दिया है। अभी आप इमेजिन कर सकता है, शायद ये जो वोटर्स लोग हैं, ये लोग शायद भूल गया कि आप अपना वोट को सिर्फ नहीं बेच रहे हैं, यू आर एक्चुअली सेलिंग योर ओन फ्यूचर। Viewers, welcome to the Arunachal Informer. The team Arunachal Informer has invited a very dignified guest. Today we have a very dignified guest, Tadak Nalo sir, who is the Vice Chairman of PEN Arunachal Joint Steering Committee. Thank you so much for joining our show, sir. Thank you, sir. And today we are going to discuss on a very cardinal issues related to our state. The question to you, Nalo sir, would be: see, I have seen your videos wherein you have, did a ground reporting, reaching out to the CBI office at Itanagar, and you have made a video that went viral, and you have vehemently castigated to the CBI office because CBI office is not performing well, and it's been almost 565 days now. They are yet to perform their duty, and moreover, Nalo sir has also stated that even after series of clues have been placed on the desk of concerned authority, but no FIR, no charge sheet that has been recorded in the court. So how do you illustrate on that, sir? सबसे पहले I'm very grateful to Arunachal Informers, to the team for giving me this opportunity. हमारा जितना भी आम जनता है आपसे बात करने के लिए, आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो first and foremost, as far as CBI is concerned, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इन लोगों को एम्पावर किया गया है। तो एज यू नो, यहाँ पे कुछ भी क्राइम होता है, यहाँ पर बड़ा से बड़ा कुछ इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले हमारा मुंह से यही निकलता है, ये केस जो है CBI का पास जाना है, ये केस जो है ED का पास जाना है। ये हमारा यूजली, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा एक मान के रखा है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव जस्टिस वो जो है या तो CBI है या तो ED है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये प्रीमियर, पूरा एंटायर इंडिया का सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। बट अरुणाचल प्रदेश जो हम लोगों का पूरा एंटायर इंडिया का सबसे सेंसिटिव स्टेट है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रंटियर स्टेट, जहाँ पे इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली जो पॉलिटिकल सिचुएशन से दिस कुड बिकम अ वेरी, एक हमारा पूरा एंटायर कंट्री के लिए बहुत वल्नरेबल पॉइंट है, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल पॉइंट। तो ऐसा सिचुएशन में आप देख सकता है, ये जैसे रिसेंटली जो नीट का जो पेपर लीकेज का जो केस है, या फिर UGC का तरफ से जो गड़बड़ी हुआ है, जो धांधली पकड़ा गया है, तो इसमें ऐसा है कि जो पेपर लीकेज जो अरुणाचल प्रदेश में जो स्कैम को खुलासा हुआ है, वो ये सब नीट का या फिर UGC का ये सब इंसिडेंट से पहले, इनफैक्ट 2 साल पहले उसका खुलासा हो चुका है। और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इन द ईयर 2023, जनवरी 2023 में आया था। आप इमेजिन कर सकता है, now we are in the year 2024, तो almost 1 year 6 months, that means 18 months, that means to be precise more than 565 days से भी ज़्यादा हो गया है। बट स्टिल अभी तक सबसे दुखी वाला पार्ट ये है, CBI ने अभी तक एक सिंगल अरेस्ट भी नहीं किया, नॉट इवन ए सिंगल अरेस्ट। और जितना भी चार्जशीट जो SIC का तरफ से इनिशिएट हुआ था, वो भी अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद वो जो ऑफिस है, जो अरुणाचल ईटानगर में जो CBI का ऑफिस जो बनाया हुआ है, पिछले 5-6 मंथ से अभी भी लॉक्ड होके बंद होके पड़ा हुआ है। एंड देन देयर इज़ हार्डली एनी अपडेट, इनफैक्ट हार्डली नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में
जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, जो अभी पूरा एंटायर इंडिया में इसका चर्चा हो रहा है कि जगह जगह में इतना इशू पकड़ा जा रहा है, यहाँ पे इतना खुलासा हो रहा है। अभी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि सीबीआई का जो इनएक्शन है, इसका कंप्लीट डिसअपियरेंस, इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं जैसा लग रहा है। ऐसे पेपर लीकेज, पेपर सेलिंग नेवर हैपन। तो जब रिसेंटली आप जैसे आपने पूछा कि जब रिसेंटली आई विजिटेड, इनफैक्ट 2 दिन पहले, इससे पहले मैंने सीबीआई ऑफिस में ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स पहले विजिट किया, वो लोग से अपडेट लेने के लिए। जब गया तब भी लॉक था। उसी बीच में मैंने पूछताछ भी किया, तब भी लॉक था, जब भी सुनाई देता था। इनफैक्ट मैं खुद रिसेंटली 2 दिन पहले जाके देखा तो तब भी लॉक्ड है। अभी ये बात समझ में नहीं आता है कि ये सीबीआई जो है एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ऐसा नहीं बोल सकता कि सीबीआई एक्शन नहीं लेता है, सीबीआई एक्शन लेता है। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली, यहाँ में सीबीआई इतना एक्टिव है, जहाँ जहाँ में पकड़ना है विद इन नो टाइम पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी जो SIC का तरफ से जिसको भी पकड़ा गया था, टाकेत जरंग हो गया, ओसी गमलिन हो गया, या फिर जितना भी एक्यूज थे, सब के सब पूरा बेल में सब बाहर निकला हुआ है। इसलिए निकला हुआ है, रीज़न बीइंग अभी तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। यूजुअली सीबीआई को चार्जशीट कंप्लीट करने के लिए 90 डेज़ का समय दिया जाता है, दैट मीन्स 3 मंथ्स। यहाँ पे सीबीआई आया है मोर देन ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने जा रहा है। तो अब इमेजिन करो एग्जैक्टली सीबीआई को यहाँ में वो लोग को कहाँ में वो लोग को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, या फिर हम तो यही बोलेगा सीबीआई, अगर इफ़ यू रियली वांट टू कम क्लीन यू विल हैव टू टेल अस आप अभी किसका साथ डीलिंग किया है, ये एक्यूज लोग का साथ आपका साथ डीलिंग हुआ है क्या। क्योंकि जहाँ जहाँ में सीबीआई का एक्शन आना चाहिए, जहाँ जहाँ में उसका रोल दिखाई देना चाहिए, सो फार सैडली हमने अभी तक देखा नहीं है। ओके, सो you and your team is disappointed with the investigation agency that is called Central Bureau of Investigation, and can you conclude that can we conclude together that CBI in Arunachal Pradesh is a toothless tiger? Absolutely. Actually अभी टूथलेस चोरो वो टाइगर का नाम भी आसपास में भी नहीं आता है। Okay. Because CBI इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स ये मैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से भी ये उसका ऊपर में ये फटकार दिया जाता था कि इट इज़ ए कैच्ड पैरट। तो इसका जो एक्चुअल रियलिटी है, इसका जो लिविंग एग्जांपल्स है, इसका जो डार्क रियलिटी से, जो सैड रियलिटी से अभी हम लोगों को पता चल रहा है। सीबीआई आया है, उल्टा जिसको पकड़ना चाहिए, जिसका ऊपर में चार्जशीट बनना चाहिए, उसको भी नहीं करके अभी आप सोच के देखो, जिसको पकड़ा गया है उसको भी रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें बहुत आई थिंक दिस मैसेज, ये जो पर्टिकुलर मैसेज है, ये मैसेज जो है हमारा केंद्रीय सरकार तक जाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, दे डायरेक्टली कम अंडर द होम मिनिस्ट्री। यहाँ पे सेंट्रल ये गवर्नमेंट का अंदर में आता है, वो लोग का डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। वैसे तो आइडियली अकॉर्डिंग टू द रूल्स दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, बट हियर वी कैन सी दैट सीबीआई जो है सिलेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक स्टेट में जहाँ पे ये जो पेपर लीकेज का जो केस है, दिस इज इक्विवेलेंट टू मर्डर ऑफ thousands of dreams and hopes and aspirations. Exactly. उसके बावजूद भी सीबीआई has not been able to take a single step. तो हम तो बोलेगा सीबीआई is a complete failure here। और सीबीआई का फेलियर को, जैसे हमारा जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, आई थिंक यू एज अ डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, अभी आपका फ़र्ज़ बनता है कि सीबीआई का जो नाकामी है इसको आप पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, इसको आप अपना यूनियन कैबिनेट में प्लेस करना चाहिए कि हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो सबसे सेंसिटिव, जो जियोपॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव स्टेट है, जहाँ पे हमारा अरुणाचल का यूथ का जो फ्यूचर है, दैट इज़ बीइंग बरीड अलाइव, दैट इज़ बीइंग बर्न अलाइव। नाउ यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। इसलिए हमारा कंक्लूजन ये है कि सीबीआई जिसको हम कंट्री का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम मानता था, इनफैक्ट अभी भी वो एक रियलिटी भी है,
लेकिन सैड पार्ट ये है कि अभी तक CBI से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो द होल ऑफ अरुणाचल is strongly condemning the inaction of the Central Bureau of Investigation. Okay, sir. If you conclude on that point, I would like to add some more point. जैसे कि you और आपके जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, you resorted to protest rally, to sit in dharnas. Thousands of students gathered, voicing their concern pertaining to this APCS paper leakage issues. As you people were already put behind the bar, inflicting Apu Appa Act, which is considered to be the draconian act in Arunachal Pradesh by various advocates as well. So, is there any way forward, or your effort toward bringing resolve to this issue? Is there any, way forward? Will it be culminating with remedial measures, or it will be buried without any action? ये जो entire issue है, even when I look back, पिछले 2-1.5 साल का जो जर्नी रहा है, we must have noticed कि यहाँ में कितना ups and downs हुआ है. Exactly. We have been suppressed to the extreme point. यहाँ में हम लोगों को suppress करने का कोशिश किया है in terms of कभी अफवाह लगा देता है, या फिर कभी हम लोगों को जेल में उसमें लॉकअप में भेज दिया जाता है. तो ये सबसे देखने के बाद, डिस्पाइट आवर रिपीटेड अटेम्प्ट कि हमने पीसफुल धरना भी किया है, पीसफुल रैली किया है, इनफैक्ट पब्लिक का तरफ से बंद कॉल भी हुआ है और हम लोगों को जेल तक में भी भेजा है. बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू रियली पॉन्डर अपॉन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ मेरा ये सवाल सिर्फ मेरा ऊपर नहीं आता है, या फिर द वन हु इज़ आस्किंग, इट डजंट जस्ट पर्टेन हियर. ये जो क्वेश्चन जो है हर अरुणाचल के ऊपर में लागू होता है, खास करके वो एस्पिरेंट्स जो अभी स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, जो अभी PG में पढ़ाई कर रहा है, जो कोचिंग सेंटर्स में है, वो लोगों के ऊपर में लागू होता है. और ये इशू जो उन लोगों के ऊपर में लागू होता है जो इसका ये जो चिल्ड्रन है, जो एस्पिरेंट्स है, उसका जो माता पिता है, क्योंकि सुबह शाम दिन रात अगर स्टूडेंट्स को तकलीफ़ करके कोई पढ़ा लिखा रहा है तो उसका माता पिता है. तो आई थिंक ये जो है, दिस इज़ समथिंग टू रियली इंट्रोस्पेक्ट. इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा हम लोगों को एविडेंस में मिला है, इसमें एक विसल ब्लोअर निकल के बातचीत किया है, जो यहाँ पे जो भी चल रहा है उसको खुलासा किया है, उसका बावजूद भी नहीं हो पाना. आई थिंक हम लोगों को विल हैव टू सिट बैक एंड सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट कि एग्जैक्टली इसका क्या हो सकता है. हाउ डू वी एंश्योर कि जो इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट हुआ है फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड देन जो अभी भी चल रहा है और जो पॉसिबली कल को होने जा रहा है, व्हाट measures we can take on this? Okay, you spoke about whistleblower that stuck in my mind. I think I need to address this question right now as well. So see, whistleblower Gyamar Padang sir, who has created a wave in entire Arunachal Pradesh, holding the prestige and sanctity of the examination. Now he has also appealed you and your team. If he die, he needs something to be erected in his name, that is a statue of honesty. So what is the recent update on this statue of honesty? In fact, ये जो whatever you have said, ये on 17th of April 2023 में he sent me a message. I think it was around 11:15, 11:30 late night. तो in that particular message उन्होंने ये लिखा था कि जो statue of honesty का जो फर्स्ट टाइम उसमें जिक्र हुआ था, तो ऐसा है उसका जो फाइनल विल है, इवन इफ इट वाज नॉट हिज फाइनल विल, ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है एज एन अरुणाचली, एज अ डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट. यहाँ पे ऐसा एक शख्स, ऐसा एक हमारा ब्रेव हार्ट इतना बड़ा इशू को, उसका जगह में आई डू नॉट सी एनीबडी एल्स कमिंग अप फ्रंट with that much of courage, with that much of conviction, कि ये जो इशू है पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आना है और ये चीज़ को जो गड़बड़ी हो रहा है इसमें एक समाधान निकलना है. तो ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सेक्रीफाइस है, वी अरुणाचलीस हम कभी नहीं भूल सकता है, इवन फॉर जनरेशंस.
Exactly. तो उसका जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी का जो बात है, आई थिंक दैट इज़ द बेयर मिनिमम जो हम कर सकता है। Okay. तो एज फार एज द अपडेट इज़ कंसर्न, लास्ट टाइम भी हमने सरकार को रिपीटेडली अपील किया था और उस समय में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी बहुत बाधाएं डाले, उन्होंने बहुत हर्डल्स क्रिएट किया, लेकिन हमने हमारा जो मांग है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ऑनेस्टी का जो एक अपील है, एक जो डिमांड है, दिस इज़ नॉट जस्ट एक सिंगल या फिर कुछ इंडिविजुअल्स का नहीं है। दिस इज़ एन अपील, दिस इज़ द नीड ऑफ, दिस इज़ द प्रेयर ऑफ एवरी अरुणाचली जो ये इशू से एसोसिएटेड है और ये इशू से जिसको भी अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे देखा जाने से एवरीबडी इज़ गेटिंग अफेक्टेड थ्रू दिस इशू, ये इशू का थ्रू से। तो हमारा मानना ये है कि आई थिंक सरकार ने बहुत ज़्यादा लेट किया है, बट बेटर लेट देन नेवर, इसको अभी भी किया जा सकता है। एंड एज फार एज अपडेट इज़ कंसर्न, अभी तक हम लोगों को कुछ यहाँ पे कंक्रीट अपडेट मिला नहीं है, बट आवर अपील विल स्टिल बी परसिस्टेंट। हम इसको परसिस्टेंटली इशू को उठाएगा और ये इसको हम परसिस्टेंटली मांग करेगा कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड उसी लोकेशन में जिस लोकेशन को ग्यामर पादंग सर ने खुद ईयरमार्क किया है। Now let us switch to the recent issues wherein activist advocate Ibo Mili has been detained on arrival of Union Minister Power. So everyone has appreciated the move of advocate Ibo Mili because he has a concern about the environment in our Arunachal Pradesh, and at the same thing you have also put it down on your Facebook as well. You have written that Arunachal Pradesh is a vulnerable place where earthquake at any point of time. You spoke about seismic changes, all these things. Could you please elaborate and tell to the viewers? जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रियली वांट टू कंडेम सच एक्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इबो मिली सर का जो एडवोकेट इबो मिली सर का जो उसका जो प्रोटेस्ट है, उसका जो डिसेंट है, इट इज़ टोटली जस्टिफाइड और उन्होंने इसको कोई गलत तरीक़ा से उठाया नहीं है। इन्होंने पीसफुली इसको डेमोक्रेटिकली अपना बात को रखने का कोशिश किया है। तो ये चीज़ हमें पता चला है कि इबो मिली सर ने जब ये पॉइंट को उठाने का कोशिश किया, वो मीडिया में जाके एड्रेस करने वाला था। तो वो करने से पहले ही उसको वहाँ से पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन में उसको ये करके अरेस्ट कर दिया। तो अगर इफ़ यू लुक एट द इसका अगर एक्चुअल इशू को आप देखेगा, नाउ दैट इबो मिली सर हैज़ बिन अरेस्टेड, उसका थ्रू से जो भी इंफॉर्मेशन निकल रहा है, दिस आर दी फ्यू इन्फॉर्मेशंस जो हम लोगों को पता चल रहा है। लेकिन एक्चुअल इश्यूज़ कहाँ है? एक्चुअल इश्यूज़ इधर है, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में जो सिचुएशन है, इफ़ यू सी अरुणाचल एज ए होल, अरुणाचल प्रदेश जो है ऐसा एक सेंसिटिव स्टेट है। इनफैक्ट अगर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी अगर देखने से, दिस इज़ अ वेरी एक इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव स्टेट। और यहाँ पे जो हमारा जो टोपोग्राफिकल जो लोकेशन है और जो हमारा टेक्टोनिक जो अरेंजमेंट है, ऐसे है कि वी आर लोकेटेड इन अ सिस्मिकली एक्टिव जोन। तो आप हमारे जितना भी जानता है, आप सबको मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर जोग्राफिकली अगर देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है, सिस्मिक कैटेगरीज। तो सिस्मिकली एक्टिव कैटेगरीज में जोन 1, जोन 2 करके आता है। अरुणाचल प्रदेश जो है जोन 5 में आता है। एंड जोन 5 इज़ द मोस्ट, जहाँ पे सबसे प्रोन होता है अर्थक्वेक्स का, सिस्मिक एक्टिविटीज़ का। या में थोड़ा सा भी चेरकानी हुआ, थोड़ा सा भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ हुआ या फिर कुछ टेंशन हुआ, तो अर्थक्वेक तो आना है। और आपने देखा है जब whenever this natural calamities happen, उसका devastating impact आपने देखा है। हिमाचल में देखिए, जैसे ये क्लाइमेट चेंज का वजह से जब ऐसा सडन रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट होता है और इतना बड़ा स्केल में रेनफॉल होता है कि यू कैन सी दैट एंटायर सिटी इज़ गेटिंग वॉश्ड आउट। पूरा एंटायर जो वहाँ का हैबिटेट है, पूरा उसको पानी लेके जा रहा है। तो आप सोच के देखो, अरुणाचल प्रदेश इतना सेंसिटिव स्टेट है
और जो डैम का कंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, हियर हम यहाँ पे अपना मन मर्जी से नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी ट्रेजेडी होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक अरुणाचल के लिए। तो जैसे उन्होंने इबोमिली सर ने जो डैम का कंस्ट्रक्शन को लेके उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, अगर उसका ऑब्जेक्शन को अगर आप गौर से देखिएगा तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन ऑन दैट। सबसे पहले तो ये बता दूँ, अरुणाचल जो है, जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला है कि सिस्मिकली एक्टिव जोन में आता है, जिसका कारण से अगर ये सिस्मिक थोड़ा एक्टिविटीज़ होने से पूरा अर्थक्वेक होके जितना अभी यहाँ पे अगर कुछ डैम बनता है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, एंटायर आसपास का जितना इनहैबिटेंट्स है उसको पूरा वॉश आउट करके ले जाएगा। तो यहाँ में इट इज़ अ सीरियस थ्रेट ऑन आवर ओन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो आप सोच के देखिए, ऐसे जगह में विदाउट दी ये एनवायरमेंटल ये क्लियरेंस के बिना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, असेसमेंट क्लियरेंस का, आप उसमें आप यू आर प्रोसीडिंग अहेड विद दी ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू रियली पॉन्डर अपॉन। और ख़ास करके जहाँ पे वो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका जो आसपास में जो हैबिटेंट्स है, जो भी रेसिडेंट्स है, वो पॉपुलेशन के साथ तो डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। यूजुअली व्हेनेवर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, वहाँ का जो कंसर्न सिटीजन है उससे कंसल्टेशन होता है, वहाँ से उसका साथ डेलिब्रेशन होता है, तब जाके दे प्रोसीड विद दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। लेकिन ये केस में इतने लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे बिना एनवायरमेंटल असेसमेंट का जो सर्टिफिकेट है, विदाउट गोइंग थ्रू दैट दे आर प्रोसीडिंग अहेड विद दिस। और आप यहाँ में समझ सकता है, लास्ट टाइम भी आपने देखा है सियांग रिवर का जो कंडीशन था, ऐसा एक सिचुएशन आ गया था कि दे रीच द वेरी अलार्मिंग लेवल। अभी आप उसी रिवर में आप डैम बनाएगा, एंड इफ ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मिसफॉर्चून, if something happens, entire district will be wiped out. Not only that, the surrounding districts will also be wiped out. And that is the case, similar is the case with other river valleys also. In fact, other rivers also. जैसे सुबनसिरी हो गया, कमिंग रिवर्स हो गया, अलग अलग रिवर्स है जहाँ पे अगर डैम कंस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज डैम कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। यू कैनॉट लुक फॉर द एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ सीवियर डिसएडवांटेज। आप वो नहीं कर सकता है, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। तो इसलिए इबोमिली का सर का जो ये है उठाने का जो ऑब्जेक्शन है, दिस इज टोटली जस्टिफाइड। और यहाँ में दूसरा पॉइंट ये है, इसका अगर आप बड़ा पर्सपेक्टिव से देखेगा, यहाँ में ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा ये एजेंसीज आया है, इतना ज़्यादा कंपनीज आया है ये डैम बनाने का, ये करने का, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने का, एंड दे हैव साइन मल्टीपल MOUs। अभी MOUs 100+ MOU साइन हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। और जब MOU साइन होता है, सबसे पहले उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन वो MOU का जो साइनिंग का जो फीस है या फिर जो इनिशियल अमाउंट जो लिया है, वो सब कहा गया, किसी को कुछ पता नहीं है। और यहाँ में ऐसा भी हो रहा है, बिकॉज ये जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो बाहर से जो आके कर रहा है, ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज हमारा यहाँ में ट्राइबल स्टेट, यहाँ पे वी डू नॉट हैव अ सेफ गार्ड। जैसे इफ यू लुक एट दी अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1987, वी डू नॉट हैव एनी सेफ गार्ड देयर। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 371H में भी सेफ गार्ड नहीं है। उसके बाद वी डू नॉट फॉल, अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक इस 100% ट्राइबल स्टेट, उसका बावजूद भी हम ना तो 6th शेड्यूल में आता है ना तो 5th शेड्यूल में आता है। तो आप इमेजिन कर सकता है, ट्राइबल स्टेट इतना फ्रेजाइल है, इतना सेंसिटिव है, यहाँ पे हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोगों को सेफ गार्ड्स चाहिए, बट वी डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस सेफ गार्ड्स, जिसका कारण से यहाँ में MNCs मल्टीनेशनल कंपनी मर्जी से आके सरकार का साथ MOU साइन करके सरकार उससे पैसा उठा लेता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली में डेवलपमेंटल होता है कि नहीं होता वो भी मालूम नहीं है, और वहाँ का जो कंसर्न सिटीजन है उसको डिस्प्लेस किया जाता है। आई थिंक दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू थिंक अबाउट, टू पॉन्डर अपॉन। और जहाँ तक इबोमिली सर को जैसे सप्रेस करने का जो प्रयास किया गया है, आई थिंक दिस इज हाईली कंडेमनेबल, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये जो किया है, दिस इज कम्प्लीटली इलीगल, जिस हिसाब से उसको डिटेन किया है, क्योंकि हम लोगों को अपना आवाज़ रेस करने के लिए, अपना आवाज़, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो जो है हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ने हम लोगों को वो राइट दिया है, ये सरकार ने नहीं दिया है। अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21 दिस आर फंडामेंटल राइट्स, जिसका तहत हम अपना बात रख सकता है। और यहाँ पे ऐसा है कि
जब कोई आवाज़ उतारने के लिए करता है तो उसका जो फ़ोन को सीज किया जाता है, उसका फ़ोन ट्रैकिंग होता है, एंड उसमें फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको भी ये लोग जो है कर्टल करता है। तो इन नटशेल हम ये बोलेगा, एक आपका जो एक सवाल था, लॉट ऑफ पॉइंट्स कम इन दैट। यहाँ में आप जो पॉलिटिकल सिनेरियो से भी देख सकता है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकता है। तो इसलिए जो इवो मिली सर का जो केस है, you cannot look this case in isolation. There's a lot of things associated with this. Yeah. Thank you. See, when it comes to fundamental right enshrined in the Constitution of India, fundamental right is fundamental, which should be exercised, and liberty should be given to all the Indian. You always apprise about this Article 19, freedom of speech and expression. You spoke about Article 21, which speaks about right to privacy. See, Arunachal Pradesh, you have already said that whenever any activists, they raise their voice, they put out their concern, if anything goes against the government, their voice is being subjugated, their voice is being suppressed, and they even went on to take away your phone calls, messages are being tapped, which is not concern for our state only. It has been a concern for political party, various political party of the opposition party. So is there any way out? सबसे पहले तो आई रियली फील दैट जितना भी हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स है, आई थिंक ये जो फंडामेंटल राइट है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंश्योर्ड फॉर अस, जो हम लोगों के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है। लेकिन आपने देखा है, इसको फिर इंश्योर करने के लिए विल हैव टू गो टू द लीगल अरेनास, जहाँ पे हमारा जो लीगल इंस्टीट्यूशन को हम अप्रोच करना पड़ता है। तो जिसका कारण से आपने देखा होगा, हमारा इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, एक नॉर्मल सा केस को भी दे स्ट्रेच फॉर इयर्स। तो यहाँ में ऐसा है, जितना भी जब भी यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है, सबसे पहले तो वी आर बीइंग टारगेटेड, हम लोगों को यहाँ पे सब्जुकेट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, और हमारा फ़ोन टैप होता है। उसमें ऐसा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, द राइट टू प्राइवेसी, और जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस ऑल कम्स अंदर जो हमारा जो बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज समथिंग नोबडी कैन टेक अवे। तो यहाँ में ऐसा है, आई थिंक इसको लेके बहुत लोग हैं, इन लोगों ने कभी वॉइस आउट नहीं किया है। विद इन अरुणाचल में भी इतना लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है, बट दे हैवंट स्पोकन आउट। तो हम लोगों को लगता है, इनफैक्ट आई रियली फील दैट यहाँ पे मोर पीपल नीड्स टू स्पीक अप। अगर आपका साथ में ऐसा कुछ अन्याय हुआ है तो यू हैव टू स्पीक अप, बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सेफ गार्ड करना ये हमारा भी प्राइम ड्यूटी है, हमारा भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसलिए आपने जो बोला है, वट एवर हैज़ हैपन सो फार, और अभी भी जो चल रहा है, दिस इज़ समथिंग विच हम लोगों के लिए बहुत अलार्मिंग है, और हमारा जो राइट है उसको हमको समझना है, एंड उसको लेके वी हैव टू सेफगार्ड आवर ओन राइट्स। Okay, see, this is a very recent case, Apu Appa. This has been a draconian, as I have already said, because I have even put it down in the Arunachal Times editorial as well, where I have clearly mentioned that for me, I put out my opinion, this is a draconian law. See, many activists has been affected drastically, Apu Appa, and people, even the Congress party, Toko Meena, who has been strongly raising voice against this Apu Appa. She is the only one whom I genuinely appreciate, because she is so vocal about the rights and the privilege given to individual. Now, will there be any move from your PEN Arunachal Joint Steering Committee to request or appeal for the repeal of this Apu Appa Act? Yes, ये जो Apu Appa Act है, as you have already mentioned, there are some provisions which is completely ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ प्रोविजंस इतना ड्रैकोनियन है कि विदाउट इवन इंटीमेटिंग द कंसर्न पर्सन, उसको आप एटलीस्ट फॉर 5 days आप उसको आप अरेस्ट करके रख सकता है। आई थिंक दिस आर सम ऑफ द केसेस जिसको आई थिंक वी ऑल हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट।
क्योंकि ये जो है अभी तक सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर में लागू हुआ है या फिर कोई वॉइस रेस करता है उसका ऊपर में लागू हुआ है. सो दिस सेम ये जो पर्टिकुलर एक्ट है दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनीबडी. जब भी कोई अपना जस्टिस के लिए कोई क्लेम करेगा उसका ऊपर में ये जो इन्फ्लिक्ट किया जाता है. तो एट दिस मोमेंट हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट है पाईग्यादी सर. पाईग्यादी सर ने इसको लेके कोर्ट में चैलेंज किया है. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके, इसका जो लीगैलिटी को लेके, यस, इसको चैलेंज किया है. तो फ्रॉम आवर साइड हम लोग पाईग्यादी सर को हम लोग भी अप्रिशिएट करता है और हम लोगों की तरफ से जो भी समर्थन हो सकता है हम लोग उसको कंटिन्यू असिस्ट करेगा. और एज़ फार एज वी आर कंसर्न आई थिंक हम लोग ये चीज़ को वी हैव गॉन थ्रू द सेम ऑर्डियल जो उसका अपवापा का थ्रू से जो भी हम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है. तो हमारा तरफ से वी विल स्टिल से कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू रिपील दिस. और इसको रिपील करके इसमें या तो आप इसमें चेंजेस कीजिए या तो दिस हैज़ टू बी कम्प्लीटली स्ट्राइक डाउन. Okay, dragging to the very current issue and which I consider as cardinal issue because we have seen our own sister Mudang Yabyang. So she is reeling under the petal chain of legalities, I would say, because you have already spoke about retrospective process taken by various departments. As our knowledge is concerned, our sister Mudang, she is possessing all the requisite criteria to be inducted in that position where she is being claiming for. Even Sajeta also has given, Sajeta department has also given positive recommendation, but where she is lacking, why she is not being absorbed properly? What do you have to say on that? अगर इसका मुदंग याबिंग सिस्टर का जो केस है, अगर इसको अगर शॉर्ट में बोलेगा तो आई वुड से कि शी हैज़ बिन डेलिबरेटली इसको इनजस्टिस इसको इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है. क्योंकि आपने जैसे देखा है याबिंग का सिस्टर याबिंग का जो केस है दिस इज़ अ वेरी लाइक एक ओपन डोर, एक ब्लैक एंड वाइट केस है. इसको कोई भी इवन इफ समबडी जिसको टेक्निकलिटीज़ में इतना अवेयर नहीं है वो भी देख के पता चलेगा कि इसका साथ इनजस्टिस हुआ है. क्योंकि सरकार का तरफ से भी या फिर कमीशन का तरफ से जो इसका साथ अन्याय हुआ है इस चीज़ को लेके सबसे पहले तो जो सजेता है, सजेता ने भी रिकमेंडेशन दिया है कि याबिंग का साथ इनजस्टिस हुआ है, इसका साथ जस्टिस होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी सेम लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी से भी लिखा है. उसके बावजूद भी इनफैक्ट रिसेंटली ये जो स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का तरफ से जो एक जजमेंट भी निकला है कि याबिंग का सिस्टर याबिंग का साथ में जो इनजस्टिस हुआ है दिस हैज़ टू बी करेक्टेड. तो उन्होंने जजमेंट का थ्रू से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लिखा है कि इसका साथ जो अन्याय हुआ है उसको करेक्शन करना है. लेकिन उसका बावजूद भी जो नया कमीशन जो बना है इसमें जो नया चेयरमैन है, नया मेंबर्स है, पहले जो पुराना जो किया था सेम चीज़ ये नया भी कर रहा है. क्योंकि उस समय में जो इनजस्टिस इसका साथ इन्फ्लिक्ट हुआ है, जब सरकार का पास हम गया था इसी चीज़ को लेके, सरकार का बोलना ये था कि जब नया कमीशन गठन होगा द इशू विल बी रिजॉल्व. लेकिन नया कमीशन आने के बाद भी नहीं कर रहा है. इसलिए ये चीज़ को लेके हमने रिपीटेडली जो नया कमीशन उसको भी हमने बार बार बोला है. इसमें खास करके जो प्रदीप लिंगफा सर है और जो बाकी जो मेंबर्स है, जो नया मेंबर्स है, उन लोगों की तरफ से आश्वासन ये था कि याबिंग के साथ इनजस्टिस नहीं होगा. लेकिन आपका बोलने वाला कुछ एंड देन द एक्शन इज समथिंग एल्स. तो इसलिए आई रियली फील दैट याबिंग के साथ जो गलत हुआ है दिस हैज़ टू बी कंडेम्ड बाय एवरी सिंगल अरुणाचली. और ये चीज़ जो है, जो नया कमीशन आया है, आप इसका साथ डेलिबरेटली इसका साथ इनजस्टिस कर रहे हैं. जैसे बोलते हैं ना मॉर्निंग शोज द डे. अभी आप बोलेगा, जितना भी बोलेगा हम कमीशन को टिक करेगा, रोबस्ट एसओपी बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, दैट इट ऑल रिमेन्स अ डायलॉग अनटिल अनलेस आप अपना एक्शन को अपना डायलॉग के साथ आप उसको सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो इट डजंट कैरी एनी मीनिंग, डजंट कैरी एनी वेट. और जैसे आपने बोला है मॉर्निंग शोज द डे, याबिंग सिस्टर का जो केस है दिस वाज अ लिटमस टेस्ट फॉर दिस न्यू कमीशन. आपके लिए एक लिटमस टेस्ट था. बट
Sadly, you have miserably failed here. तो इसलिए अभी मुदंग याब्यांग का जो केस है, जैसे आपने बोला है, we have बेचारा this particular sister, she has been fighting for the last 5-6 years. सिर्फ 1-2 महीना भी नहीं, 5-6 years since 2018 से. तो अभी we are left with no choice. She is left with no choice but to knock the legal door. इसलिए अभी ये इसको लीगल में जाने का डिसाइड किया है. तो लास्ट टाइम भी हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सिस्टर याब्यांग के लिए हमने अपील भी किया था कि उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई इशू उठाता है तो वो सबसे पहले ये बोलता है कि आप लीगल जाओ. इसलिए बोलता है बिकॉज दोज पीपल दे ऑलरेडी नो, पीपल हु आर इन अथॉरिटी, वो लोग ऑलरेडी पता है कि ये अगर लीगल जाएगा तो ये तो हारना है. क्योंकि लीगल में यू नीड मनी, लीगल में यू नीड टाइम, और किसी के पास इतना समय नहीं होता है, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है सिस्टम से लड़ने के लिए. तो बेचारा याब्यांग को भी यही बात को बार बार बोला गया था. तो हमने ये स्ट्रेस किया है कि इसका साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो इसका गलती नहीं है, गलती सिस्टम का वजह से है, द कमीशन का वजह से है. द कमीशन हैज़ टू टेक द करेक्टिव मेजर्स. अगर आपसे गलती हुआ है तो करेक्शन भी आपको ही करना है. लेकिन सैडली इतना समय के बाद इनजस्टिस इसका साथ हो रहा है, तो शी इज़ लेफ्ट विद नो चॉइस. और उसका पास इतना ताकत भी नहीं है कि इसको बार बार इसका पास जाए उसका पास जाए. सरकार से भी नहीं हो पा रहा है, कमीशन से भी नहीं हो रहा है, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाने से भी नहीं हो पा रहा है. तो अल्टीमेटली विद नो ऑप्शन लेफ्ट, अभी ये में जो लीगल दौर है उसको अप्रोच कर रहा है. ये जुडिशरी ये चीज़ को उठाने का कोशिश कर रहा है. तो इसके लिए लास्ट टाइम में हमने 1-2 रुपया जो भी आपसे बन पाता है, हमने आपसे कंट्रीब्यूशन के लिए अपील किया था. तो सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका प्लेटफॉर्म का थ्रू से. हम जितना भी आम जनता है आपसे दिल से अपील करेगा कि मुदंग याब्यांग सिस्टर को काइंडली इसको जस्टिस दिलाने के लिए आपसे जो भी बन पाता है काइंडली आप कंट्रीब्यूट कीजिए. आई थिंक उसका जो डिटेल है आपको मिल जाएगा. याब्यांग का अपना वो में भी है, इनफैक्ट सर आपका प्लेटफॉर्म का थ्रू से भी आप शेयर कर दीजिए. और ये बात को जानना ज़रूरी है. यहाँ में बहुत लोग बोलता है मुदंग याब्यांग का केस जो है ये इंडिविजुअल केस है. पीपल हैव टू रियलाइज दैट ये इंडिविजुअल केस नहीं है. क्योंकि आज मुदंग याब्यांग का साथ हुआ है, द सेम इनजस्टिस जो है कल को आपका बेटा का साथ हो सकता है, आपका बेटी का साथ हो सकता है, आपका अपना दोस्त का साथ हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव का साथ हो सकता है. इसलिए बोलता है, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. अगर यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है तो इट्स अ थ्रेट टू जस्टिस इन द कमिंग टाइम्स. एग्जैक्टली. तो सर अभी हम लोग का एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा. तो अभी इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है. MP, MLA even they have taken their ministerial allocations also. They are executing their work as well. फिर भी एक सवाल हमेशा ये रहता है कि पब्लिक का, जैसे कि when it comes to APPSC fiasco, जब प्रोटेस्ट होता है, रैली होता है, thousands of people hit the street, thousands of people engage in धरनास protesting against the APSC paper leakage issues. लेकिन यही एक अमाउंट ऑफ सपोर्ट तेची राणा को दिखाना चाहिए था, लेकिन तेची राणा को नहीं दिखाया. एंड शी हैड फ्रॉम सच अ प्रेस्टिजियस पोस्ट. सो व्हाट डू यू कमेंट ऑन दैट? जैसे शुरू में मैंने कहा है, ये जो एंटायर पेपर लीकेज का जो केस है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा, आई थिंक दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन अरुणाचल एज अ सोसाइटी ऑल्सो, एज ए स्टेट ऑल्सो. क्योंकि इसका बड़ा पिक्चर को हम लोगों को देखना ज़रूरी है. देखो, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इंस्टीट्यूशन का अगर आप देखा जाएगा तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो हमारा ये उम्मीद था, हमारा ये एक होप था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है, दिस वाज लाइक अ टेम्पल, इसको हम वर्शिप करता था. दिस वाज अ टेम्पल ऑफ मेरिटोक्रेसी. इसमें मेरिट वाज गिवन द प्रायोरिटी, मेरिट वाज गिवन ड्यू क्रेडिट. लेकिन जिस हिसाब से इसका खुलासा हुआ है, आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशन का ऊपर में जो हमारा एक भरोसा था वो कम्प्लीटली टूट गया है. और दूसरा बात ये है, ये जो इंस्टीट्यूशन, आप इसको जस्ट एक
नॉर्मल रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन हिसाब से भी नहीं देख सकता है, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूशन से जो भी रिक्रूट होता है, चाहे वो CO हो, DSP हो, AE हो, JE हो, व्हाटएवर, जो रिस्पेक्टिव पोस्ट में आप ये इंस्टीट्यूशन से आप रिक्रूटमेंट होता है, वो रिक्रूटमेंट होने के बाद वो जो कंसर्न जो सिविल सर्वेंट्स है या फिर कंसर्न ऑफिसर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, दे रन द स्टेट। तब अब आप इमेजिन करो, जब इंस्टीट्यूशन इज रोटन टू दैट एक्सटेंट, अभी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सही आदमी को आप रिक्रूट करेगा बोल के, क्योंकि यहाँ में एक एक पोस्ट को 60 lakhs में खरीदा जा रहा है। यहाँ पे एग्जामिनेशन को चांदनी होटल में मल्टीपल टाइम लिखा जा रहा है, और जो क्वेश्चन पेपर जो है 3-4 महीना पहले मिल जाता है, और इसमें जो अवार्ड शीट, जो फाइनल जो मार्किंग स्केल्स मार्किंग जो देता है, वो मार्किंग से चेंज है, क्योंकि उसमें इवेल्युएटर का सिग्नेचर को ही फोर्स करके रखा हुआ है। तो आप इमेजिन करो, इतना बड़ा स्केल में ये जो घोटाला अनफोल्ड हुआ है सब पब्लिक का आंख का सामने में, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद हमारा ये भी होप था कि, एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसे पब्लिक का सपोर्ट आया है, पब्लिक का जो यहाँ पे हम लोगों के टुवर्ड्स में एक वो लोग का ये था सपोर्ट था, वो लोग का जो पार्टिसिपेशन था, हमने देखा है कि पब्लिक दे रियली वांट चेंज, लेकिन इसको चेंज करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं हो पा रहा है। तब हमने पिछले 2 साल से ये चीज़ को लड़ के हमने हर चीज़ अपना के देखा, धरना करके देखा, रैली करके देखा, प्रोटेस्ट करके देखा, पब्लिक बंद कॉल भी हुआ, इनफैक्ट जेल तक भी गया। उसका बावजूद भी द इशू इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व। तब जाके हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू जंप इनटू द पॉलिटिकल एरिना। तो शुरू में ऐसा था, जैसे हमारा टीम का तरफ से, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से ऐसा था कि तेचिपुरु सर और मेरा नाम को लिया गया था कि आप दोनों जो है कैंडिडेट उठिए, और हम लोगों का जो ग्रीवेंसेस है, हमारा जो सेंटिमेंट्स है, अभी नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्रेस देम। वो हमने धरना का थ्रू तरह से किया, स्ट्रीट हिट करके किया। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसलेट दैट ग्रीवेंसेस इन द टर्म्स ऑफ दिस वोटिंग प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में हम इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसमें ऐसा था कि तेचिपुरु सर का ही सिंस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके लिए मुश्किल था, और आपको तो पता है यहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना टारगेट किया जाता है, तो लास्ट मोमेंट में इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम। और मेरा ऊपर में जब इन लोगों का जो अपील था, ये हमारा टीम का तरफ से भी रिक्वेस्ट था कि तदक नालो सर आप उठिए, आप उठने के लिए हमको अपील किया था। तो पर्सनली ऐसा था कि इनफैक्ट मेरा तरफ से तो आई वॉज रेडी एक्चुअली। मेरा जितना भी जो इनफैक्ट जो भी डिस्कशन था, जो भी हम लोगों को जो हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि इसमें पॉलिटिकल अरीना में जंप करना है, इनफैक्ट सब कुछ रेडी हो चुका था। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको जैसे पता है माय फादर इज़ ऑल्सो ए पॉलिटिशियन। उन्होंने हमारा 22 नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA के लिए ये बार कॉन्टेस्ट किया। तो हम लोगों का ट्राइबल स्टेट में आपको पता है, ट्राइबल सोसाइटी में एक ही घर से 2 कैंडिडेट उठना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें ऐसा था कि पिताजी भी उतरा है, अभी बेटा भी उतरा है, तो प्रैक्टिकली इट वॉज वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इन दैट सिचुएशन आई कुड नॉट कम टू दी अरीना, लेकिन हम लोगों की तरफ से एक कैंडिडेट है, तेची राणा सर का प्रपोजल आया कि हम लोगों का मानना ये था कि चाहे तेचिपुरु सर करो या फिर तदक नालो करो या फिर तेची राणा करो या फिर कोई भी करो, अल्टीमेटली वी आर स्टैंडिंग अप फॉर द सेम कॉज। इसलिए हमने ये किया कि ये निर्णय किया है कि तेची राणा सर को उठाने का, या फिर तेची राणा इसमें, क्योंकि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट करेगा इसमें सबसे पहले तो टीम का ऑब्वियसली टीम का एक रेजोल्यूशन था, और प्लस जो इंडिविजुअल का अपना एक विल भी है, क्योंकि आप सपोज आपको हम कैंडिडेट करो बोलेगा, बट यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू कम, तो आप तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, तो आपका विलिंगनेस भी होना पड़ेगा। तो समवेयर तेची राणा सर को हमने उस समय में जो सिचुएशन के हिसाब से हमने वो किया, तो वो एक था। और इसमें जंप करने का दूसरा रीज़न भी ये था कि क्योंकि ये जो है APPSC पेपर लीकेज में जो है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हम लोगों का जो मूवमेंट है पिछले 2-1.5 साल से इतना लाइक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चला, और हम लोग ऐसा एक विशेष साइकिल में फंस गया कि
हम अपना आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, हम अपना तरफ से जितना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आउटकम नहीं हो पा रहा है। Exactly. और प्लस यहाँ में जितना भी जो पार्टिसिपेंट्स है, सबका सब एस्पिरेंट्स है। इनफैक्ट सब अपना अपना एग्ज़ाम से एग्रीप होकर इधर जुड़ा हुआ था, और उन लोगों को भी पढ़ाई करना है। तो जैसे तेची राणा सर का भी केस था, उसको भी पढ़ाई करना है। वैसे ही जितना भी हमारा जो एस्पिरेंट्स है, दे ऑल हैड टू गो बैक टू स्टडी। तो सबको रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए था। तो इसलिए ये हम लोग के लिए एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट भी था, ये पर्टिकुलर इशूज़ है, स्पेशली फ्रॉम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो मेरा लिए भी एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट था, जितना जो भी पार्टिसिपेट किया है। तो ऑफिशियली आई विल अनाउंस वेरी शॉर्टली, इसको हम अनाउंस करेगा। लेकिन उस समय में जो हम लोगों का जो निर्णय था कि हम पब्लिक को अपना रीजनमेंट, अपना ग्रीवेंस एक्सप्रेस करने का हमको मौका देना चाहिए, तो हमने प्लेटफॉर्म दिया है। तो जैसे आपने पूछा है, जब रैली होता है, जब धरना होता है, तो वी सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन। Exactly. लेकिन सेम पार्टिसिपेशन जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में हमको देखने को नहीं मिला। मेरा हिसाब से इसका 2-3 रीजंस है। Okay. सबसे पहला रीज़न तो ये था कि तेची राणा इस रिलेटिवली अननोन फेस, Okay. तो इतना लास्ट मोमेंट में इसका सपोर्ट हम नहीं कर पाया उतना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे अरुणाचल में आपने देखा होगा, ये रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है इलेक्शन, उसमें ऑलमोस्ट 10 to 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज अनअपोज था, और उसमें से अराउंड 7 to 8 कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से था। Exactly. तो आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ में अनअपोज हुआ है, जैसे ताली जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, या फिर सगाली जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है, या फिर तलिया जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे ऐसे हुआ है कि बूथ कैप्चरिंग भी हुआ है। यहाँ पे एक आदमी जो पूरा खड़ा करके वोट मारा है, जैसे कि यहाँ में 1-2 पोलिंग स्टेशन भी ऐसा भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 450 वोटर्स है, 450 वोटर्स का 450 वोटर्स जो है किरण रिजिजू को वोट मारा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से एक क्लियर कट संदेश आता है कि वहाँ में बूथ कैप्चरिंग हुआ है। Okay. तो आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ में जो अनअपोज वाला जो सिचुएशन है, आई थिंक ये अनअपोज सबसे पहले नहीं होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी जितना गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंस है, उतना ही अपोजिशन का भी सिग्निफिकेंस है। ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है, एक दूसरा को चेक एंड बैलेंस करके, एक दूसरा का जो जितना भी पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उसको एक पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसको डिस्कशन करके, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक है, दैट इज़ बीइंग मेंटेन, दैट इज़ उसको हम इंश्योर करता है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे इतना जगह कॉन्स्टिट्यूंसीज में अनअपोज हुआ है, और जहाँ जहाँ में अनअपोज हुआ में ऐसे बूथ कैप्चरिंग हुआ है, आई थिंक ये चीज़ जो है हम सबको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने जो पूछा है कि पब्लिक का सपोर्ट जहाँ तक है, या फिर ये चीज़ जो ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो हम तो यही बोलेगा कि समवेयर पब्लिक को भी हमने एक्सप्रेस करने का अपना सही तरीका से नहीं दे पाया, क्योंकि इतना कम समय में हमारा जो सोच ये था कि इनिशियली ये सोच ये था कि जब हम लोगों ने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में जंप इन करने का जब हम लोगों ने निर्णय लिया था, उसमें ये सोच था कि हम एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा, पार्टी फॉर्मेशन करके जितना 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कैंडिडेट पुट अप करेगा। Okay. उसके बाद 2 MP कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 कैंडिडेट उठाएगा। इनिशियल प्लान ऐसे था, बट लास्ट 1 महीना में इट वाज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे करके लास्ट तब जाके हम लोगों ने सिर्फ MP में ही हम लिमिट रह गया। तो MP में भी पुरुष सर कुड नॉट कॉन्टेस्ट, मेरा सिचुएशन हमको परमिट नहीं किया, तो ऐसा में वी हैड टू पुट अप अ कैंडिडेट जो रिलेटिवली अननोन है। तो ऐसे करके वी हैड टू जंप इन, तो जिसका कारण से हम इसको पब्लिक सपोर्ट को अच्छा से गर्नर भी नहीं कर पाया। लेकिन इलेक्शन से पहले हमने ये चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनाउंस किया था कि पोस्ट इलेक्शन एक पार्टी फॉर्मेशन होगा। तो वो पार्टी का जो फॉर्मेशन है, ये जो है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कंटिन्यूएशन नहीं होगा। ये जो है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज़ अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो पहले जहाँ था वो दैट विल रिमेन एज इट इज़। Okay. और इसमें जो जितना भी हम लोगों ने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में जो भी पार्टिसिपेट किया है, हम लोगों का रेस्पेक्टेबल एग्जिट हो चुका है Okay. PAJC से ना। Okay. तो इसको मेरा तरफ से अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलना बाकी है, दैट आई विल डू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Okay. लेकिन जो पार्टी फॉर्मेशन है, बिकॉज ये चीज़ जो हमको फील हुआ है कि
यहाँ पे जो मेन इशू है, अगर कोई भी इशू अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और अभी ये पॉलिटिकल विल क्यों नहीं हो पा रहा है? इतना पब्लिक सपोर्ट है, इतना मास अपील है, उसके बावजूद भी जो ये पीपल का मैंडेट से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, पीपल का आवाज़ को नहीं सुनेगा बोल रहे। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हमने इसको डिटेल में इंट्रोस्पेक्शन किया, तो ये चीज़ पता चला है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, यहाँ का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें डिफेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा है कि पर वोटर को 1 लाख दिया जाता है, 2 लाख दिया जाता है। इनफैक्ट मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी का कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा था कि पर वोटर को लास्ट मोमेंट में 3.5 लाख तक भी दिया है। अभी आप इमेजिन कर सकता है, शायद ये जो वोटर्स लोग हैं, ये लोग शायद भूल गया कि आप अपना वोट को सिर्फ नहीं बेच रहे हैं, यू आर एक्चुअली सेलिंग योर ओन फ्यूचर। आप जो है अपना बच्चा का भविष्य को आप बेच रहे हैं। तो ये जो सेलिंग एंड बाइंग वाला सिचुएशन चल रहा है, तो जब मैंने ये चीज़ को देखा, आई वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड, लाइक डायलेमा में था। यहाँ में स्टेट में हम यहाँ में ये बोल के घूम रहे हैं कि पेपर को नहीं खरीदना है, पेपर को नहीं बेचना है, लेकिन यहाँ पे मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट को खरीदा जा रहा है, वोट को बेचा जा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच रियली मेड मी थिंक। तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कैंडिडेट है, आपने 50 करोड़ खर्चा करके आप एमएलए बना फॉर एग्जांपल, तो बनने के बाद तो सबसे पहले यू विल ट्राई टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के बाद नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फिर फंड एक्यूमुलेट करेगा, पैसा बनाएगा, इकट्ठा करेगा। तो ये सब करने का प्रोसेस में आपको क्या लगता है, यहाँ पे एजुकेशन का इशू को कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। यहाँ पे हेल्थ के इशू को कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लेके कोई बात करेगा? नहीं करेगा। यहाँ में रोड्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, स्कूल्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके कोई बात करेगा? नहीं करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ में पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये दिस इज़ द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर एपीपीएससी इशू अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जहाँ पे सरकार को पता चल गया है कि हम पब्लिक इशू को अगर रिजॉल्व नहीं भी कर देता है, ये पता चल गया कि हमको इससे इलेक्शन में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में अल्टीमेटली जाके वोटर को है पैसा दे के हमको खरीदना है। ये लोग को ये पता चल गया है। आई थिंक दिस सिनेरियो हैज़ टू बी चेंज्ड। यहाँ पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, इशू बेस्ड जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, आई थिंक दिस हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो इसलिए आपने जो पूछा है, डेफिनेटली अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन यहाँ से तेची राणा सर का तरफ से जो भी अटेम्प्ट किया है, ही हैज़ ट्राइड, और उसका तरफ से जो हिम्मत दिखाया उसने दिखाया है। लेकिन हैंड्सफोर्थ गठन होगा इन कमिंग टाइम। और किरण रिजिजू साहब जो पिछले 15-20 साल से यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी है, बट स्टिल यहाँ का जो मेन कंसर्न्स क्या है, जो स्टेटहुड एक्ट 1987 का जो अमेंडमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। आर्टिकल 371H का जो अमेंडमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। रेफ्यूजी इश्यूज़ को इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। यहाँ का जो ILP इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व किया नहीं है। देयर आर मेनी सच इश्यूज़ which pertains to the very existence of the tribal, जो इंडिजिनस ट्राइबल्स यहाँ का है, अभी तक कुछ बात किया नहीं है। तो इसलिए ये बोलना है कि जितना कोशिश करना था हमारा, जो तेची राणा का थ्रू से जो भी करना था, टीम का तरफ से जो करना था किया है, लेकिन हैंड्सफोर्थ अभी इसको एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा, एंड देन कमिंग इलेक्शन अभी यहाँ पे इशू बेस्ड चलेगा, नॉट ऑन मनी बेस्ड। और इसमें जो है राणा का तरफ से, तेची राणा सर का तरफ से जो भी उसने प्रयास किया है, उसके बाद बाकी टीम का तरफ से जो किया है, अभी इसको ये चीज़ जो है, अभी ये चीज़ को हम टेक फॉरवर्ड करेगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड आई विल इन्वाइट ऑल द लाइक माइंडेड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, खास करके जितना भी हमारा यूथ है, आप लोग कम फॉरवर्ड कीजिए, एंड देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा। Okay, that's a really good news, because people have been wanting you to be in that platform, and you have
slightly unveil that you are into that political adventurism. I think that is a kind of good herald for the viewers who are watching us. And sir, thank you so much for joining us, and we will keep on engaging on some cardinal issues in days to come. Okay, thank you so much.